प्रतिनारायण पैदा किए हैं, और उन प्रतिनारायणों का आपने इसमें जिक्र किया है कि वो प्रतिनारायण कौन से हैं। अगर थोड़ा बहुत समय हो तो उन प्रतिनारायणों के बारे में मैं एक कविता सुना सकता हूं जो कि इसके अंदर मौजूद है। हाँ देखिए, मेरी अपसर्जना में बनते हैं शैतानी कलाकार, उच्छृंखल कवि अनसुलझे पत्रकार, शब्दों से करते अत्याचार घर्षण, भाषा नदी को फाड़ते उसके अगम उद्गम तक, चीरते हुए रत्नाकर विधाओं के पेट, तात्पर्य वृत्ति का घोंटते गला, कला के नाम पर विपुल बलात्कर्म करते, रचनाकार होने के दुर्दांत यश को भोगने की स्पृहा मैं ही भरता हूं उनमें। मैं प्रतिनारायण हूं, मेरा संकल्प है पवित्र कर प्रज्ञान मंडित, मैं संपूर्ण प्रकृति को किसी औचक क्षण में नेस्त नाबूद कर दूंगा। कविता और लंबी है, इसको और भी पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं इसको यहीं रोक कर अंत में आता हूं कि ऐसा क्यों है कि चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा हो, जो एक अनूठा और चमत्कृत कर देने वाला उपन्यास है, एक ऐसा उपन्यास है, पहली बार मैंने किसी उपन्यास में फुटनोट्स देखे, पाठ टिप्पणियां देखी, जो कि बाण भट्ट की आत्मकथा में है। वहां भी कैथेराइन नाम की एक बंदी है जो कि यूरोप से आई है, वो पांडुलिपि खोज रही है। अथर्वा में वही वन में भी कनिंघम साहब मौजूद हैं, वो भी पांडुलिपियों की खोज कर रहे हैं। फिर विलियम जोन्स आते हैं वहां से जो कलकत्ता के एक हाई कोर्ट के जज थे और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लेकर नदिया जाते थे, वहां संस्कृत के पंडितों से संस्कृत सीखते थे, और सारे भारतीय पंडितों को अविश्वसनीय कहते थे। जो उन्होंने पत्र लिखे हैं विलियम जोन्स ने, सब में कहा सब लोग बहुत ही, इनमें कोई भरोसे काबिल नहीं है। इसलिए हर संस्कृत के ग्रंथ का जब तक हम लोग यानी अंग्रेज अनुवाद नहीं कर देंगे, तब तक उनके अनुवाद को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। सारी खोजें वही करते हैं हमारी, हम तो कहीं लुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि हम अपनी खोज खुद कब करेंगे। यह पुस्तक उसका आह्वान करती है, उन शब्दों में नहीं, इन शब्दों में मैं आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन यह पुस्तक अपने शब्दों में इसका आह्वान करती है कि वो बहुत हमारी खोज कर चुके, हमारा आख्यान बना चुके, हमारे आख्यान को हमें थमा चुके, और हम उस आख्यान को ग्रहण भी कर चुके। अब ये सब चीजें छूटनी चाहिए, हमें अपनी खोज की प्रक्रिया स्वयं शुरू करनी चाहिए। हम जब अपनी इस खोज को करेंगे, तभी हम, आनंद जी की भाषा में कहें, अपने स्व में प्रतिष्ठित हो सकेंगे। आपने मेरी बिखरी हुई बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी ने जो अपना विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया, मैं आनंद जी से यह निवेदन करता हूं कि वे एक बार फिर से नई चीज़ों की तलाश करें, और इस कविता के माध्यम से जो चीज़ें तलाश की गई हैं, तो गुहार लगाऊंगा कि अब जेठ दुहावन लेव ललाभ गाय तुम्ही से दुहावनी है। तो कुछ आगे कर जाइए, अब ये समय आ चुका है कि हम इस कविता पर बात करें, और कविता पर बात करने के लिए हमारे बीच कविता के आलोचक, खुद कवि आदरणीय अशोक वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आदरणीय वाजपेयी जी। मित्रों, अंतिम वक्ता होने की कुछ कठिनाइयां होती हैं। एक तो यह है कि उसको धैर्य पूर्वक दूसरों के लंबे लंबे वक्तव्य सुनना पड़ते हैं, और उसका मन महसूसता रहता है कि इसमें मेरा समय घट रहा है। तो बहरहाल कवियों को ये सुविधा प्राप्त है कि वो संक्षेप में भी अपनी बात कहें, और जरूरी हो तो वाग विस्तार भी कर दें। जब ये पुस्तक मेरे पास आई, तो अब मैं उन धवल केशियों में से हूँ जिनके पास हर डाक में एक न एक कविता पुस्तक आती है। तो एक तरफ तो बड़ी प्रसन्नता होती कि इतनी कविता संग्रह छप रहे हैं, और दूसरी तरफ उसमें से लगभग 90% कूड़ा होते हैं।
लेकिन उनको कूड़ेदानी में फेंकने में मुझे कभी संकोच होता है, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनको पढ़ने का विशेष उत्साह नहीं होता। कविता और कहानी में एक बुनियादी अंतर ये है, या उपन्यास में भी, कि कविता तो आप 10-12 पंक्तियाँ पढ़िए तो समझ में आ जाती है, खराब है छोड़ दीजिए। उपन्यास ससरा 50 पृष्ठ पढ़ने के बाद पता चलता है कि खराब है, और कहानी लगभग 3/4 पढ़ जाइए तब पता चलती है कि खराब है। तो इसलिए कविता का एक गुण है कि वो अपनी खराबी जल्दी ही प्रकट कर दी। तो ये जब पुस्तक आई तो मैंने इसके थोड़ा उल्टा पुल्टा, तो मुझे लगा कि ये कुछ शायद ध्यान देने योग्य है। और मैंने जो ध्यान दिया, ऐसी चीज़ें हमारी कविता से गायब हैं जिन 40 वर्ष का जिक्र आनंद जी कर रहे थे। इसमें उदात्त गायब है, इसमें उदार भी गायब है, इसमें उज्ज्वल भी गायब है, इसमें ऊर्जस्वित भी गायब है। यानी ये शब्द ही हम इस्तेमाल में नहीं लाते, ना तो कविता का ये गुण माना जाता है, या ना कविता में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो अव्वल तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कम से कम एक कवि ने उदात्त का, उज्ज्वलता का और ऊर्जस्विता का पुनर्वास करने की चेष्टा की है, जो ये कविता है। अब इसके इतनी लंबी कविता लिखिए तो बहुत कठिनाई होती है। मतलब हम लोग जो छोटी कविता लिखते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी दृष्टि भी नहीं होती। छुट भइये हैं तो छुट भई दृष्टि होती है, और छोटी कविता से काम चल जाता है। तो बहुत हुआ, जब लंबी होने लगती है तो फिर मन में संकोच होता है, खुदा जाने ये ठीक बैठेगी कि नहीं बैठेगी। अब इतनी 50-500 कितने पृष्ठ है इसमें? लगभग 500 पृष्ठ हैं। लेकिन कविता को आप उसके विमर्श से, जैसा कि या विमर्श के आशयों से भी जाना जा सकता है, जैसा कि उन्होंने कोशिश की। मैं जांचता हूं कि इस कविता में ज्ञान और संवेदन, यानी जो हमारे मुक्तिबोधियन पद हैं, ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान, यानी संवेदना कितनी है। ज्ञान से मुझे बहुत ज़्यादा निस्बत नहीं है। ज्ञानी लोग होते हैं, अपन नहीं हुए, तो कवि हैं, तो इसलिए संवेदना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा, मैं निहारिकाओं के चरित्र को लेकर चिंतित हूँ। आकाश गंगाओं का अपमान तो कठिन ही है मेरे लिए, सह नहीं पाऊंगा सौर मंडल का अपव्यय। धरती का दुख मुझे अंदर से तोड़ेगा, क्योंकि जो मैं इस सृजन का साक्षी हूँ, तो प्रतिवाद न करना ही सालेगा मुझे हर बार। अब सौर मंडल का अपव्यय, आकाश गंगाओं का अपमान, ये ऐसे पद हैं जो हिंदी कविता में मैंने पहले नहीं पढ़े। अव्वल तो सौर मंडल ही नहीं पढ़ा, आकाश गंगा का कभी कभी मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो भटकने के अर्थ में अधिकतर। सौर चक्र कामायनी में आया है? सौर चक्र में आवर्तन था। अरे कामायनी तो अब कितनी साल पुरानी है। हम जो बात कर रहे हैं वो पिछले 30-40 साल की। अब कामायनी में तो बहुत कुछ आया है। कामायनी एक अद्भुत महाकाव्य है, इसमें क्या शक है। इच्छाओं के सम्मोहन में जलती है आत्माएं, कनकलता में विस्मृत कंदुक खेल रही है। ऋषि श्रृंग को रोमपात तक पहुंचाने को चकित हिरण की शून्य तरल आंखों में झरते हैं केशर निष्पंद। थिर पलकों पर सटी भामिनी मृगमत सम्मोधन करती है मायावन में जल जाने का। कविता का एक काम याद करना है, कविता का दूसरा काम याद को बचाए रखना है, उसका तीसरा काम याद दिलाना है।
एक